बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास का हमने पार्ट नंबर डी यहाँ पर सीखना है और समझना है। पार्ट नंबर डी हमारे पास क्या कहता है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? हमारे पास डिस्क्राइब करना, बयान करना। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, इन तमाम को हमने क्या करना है? बयान करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन को समझने के बाद हम इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। यहां पर एक बात समझे, जो बायोलॉजी होता है वो साइंस की एक ब्रांच होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या कहता है कि बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ कैसा ताल्लुक बनता है, वो यहां पर हमने बयान करना है। बायोलॉजी का हमने रिलेशन बताना है दूसरे साइंसेस के साथ, ठीक है। सिंपल सी बात है। सबसे पहले यहां पर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अगर आपके लिए पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप ये तमाम डेफिनेशंस, हेडिंग्स यहां पर लिखें। अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो आप इन हेडिंग्स को हटाकर बिल्कुल इसी तरह लिखें। ये हेडिंग्स यहां पर नहीं लिखे तब भी आपका सवाल सही होगा, मगर बेहतर तरीका ये है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखेंगे इन बायोलॉजी though we study about living things it is also related with other branches of science। अब जैसे ही हमने बायोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा था, समझा था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं? तमाम जानदारों के बारे में स्टडी करना, जिंदगी के बारे में स्टडी करना, उसे क्या कहते हैं? उसे बायोलॉजी कहते हैं। तो पहली बात हमने क्या सीखी कि बायोलॉजी में हम जिंदा जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। मगर यहां पर हम क्या कर रहे हैं? बायोलॉजी के साथ साथ बायोलॉजी को हम दूसरे साइंसेस के साथ मिला रहे हैं, उनको एक साथ पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी और दूसरे साइंसेस को हम मिला रहे हैं। अब जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमारे पास अक्सर जानदार चीजें नहीं होती, मगर फिर भी हम बायोलॉजी को उसके साथ पढ़ रहे हैं। आसान अल्फाज में हमने कहा कि बायोलॉजी में हम जिंदा चीजों की, जानदारों के बारे में पढ़ते हैं, मगर यहां पर हम इसको दूसरे साइंसेस के साथ रिलेट करवाएंगे, इसके साथ ताल्लुक बनवाएंगे, ठीक है। ये रहा एग्जाम्पल हम देंगे। विदाउट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री वी कैन नॉट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इसका एग्जाम्पल देंगे कि बायोलॉजी को हम दूसरे साइंसेस के साथ मिलाएंगे। कैसे? अगर हम बायोलॉजी को दूसरे साइंसेस के साथ ना मिलाएं, इनको एक साथ ना पढ़े, तो हमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, जो प्लांट्स में होता है, वो हमें समझ नहीं आता। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, वो जो हम एक आगे जाके मुकम्मल इसको डिटेल में पढ़ेंगे आपके लिए आसान अल्फाज में। एक पौधे को अगर हम एक बॉक्स में रखें और इस बॉक्स के कोने में हम सुराख दें, वहां से उसके लिए हवा और सूरज की रोशनी जाए, तो वो प्लांट्स उसी की तरफ बढ़ता जाएगा। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आसान अल्फाज में मैंने आपको बता दिया। अगर हम बायोलॉजी को केमिस्ट्री के साथ ना पढ़ें तो हमें फोटोसिंथेसिस का अमल समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल हमने दिया। डेफिनेशन यहां पर पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? बाय द यूनियन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस मेनी न्यू ब्रांचेस हैव बीन डेवलप्ड। सम एग्जांपल्स आर। अब यहां पर क्या कहता है कि बायोलॉजी को जैसे ही हमने दूसरे साइंसेस के साथ मिलाया, यूनियन करवाया, तो हमारे साथ बहुत सारे नई ब्रांचेस बन गई, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ मिलाए तो हमारे पास एक नई ब्रांच बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोफिजिक्स। अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। इट इज अ साइंस that uses methods and principles from physics to study the mechanisms of biological system। अब यहां पर कहता है कि बायोफिजिक्स एक हमारे पास एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम तरीके और असूल फिजिक्स के इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं। किस वजह से पढ़ते हैं? ताकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसके मैकेनिज्म को समझे, उसके तरीक़ेकार को समझे। तो बायोफिजिक्स एक हमारे पास, इसमें हम फिजिक्स के, बायोफिजिक्स में हम फिजिक्स के तरीके और असूल यहाँ पर लगाते हैं ताकि हम बायोलॉजिकल सिस्टम के तरीक़ेकार को समझ सकें। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि फिजिक्स को हम बायोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिजिक्स एक्सप्लेन द फर्स्ट टाइप ऑफ लिवर। The principle of this lever is used to understand the movement of arms and legs in biology। अब यहाँ पर कहता है फिजिक्स में हमारे पास सबसे पहले लिवर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है। अब लिवर को मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा कि हमारे पास लिवर क्या होता है। तो फिजिक्स में सबसे पहले लिवर जो है, लिवर का कॉन्सेप्ट किस में दिया? फिजिक्स में हमारे पास उसने समझाया।
बायोलॉजी में हम लिवर कैसे इस्तेमाल करते हैं, एक होता है हमारा जो लिवर होता है इंसान के अंदर, वो वाला यहाँ पर नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस लिवर इज़ यूज टू अंडरस्टैंड, कहता है कि इसी लिवर के जो असूल होते हैं, जिस तरह ये लिवर काम करता है, उसके तमाम असूल हम क्या करते हैं उसको समझने के लिए, द प्रिंसिपल ऑफ दिस लिवर, इस लिवर के तमाम असूल हम इस्तेमाल करते हैं समझने के लिए जो हमारे इंसान के अंदर मूवमेंट होती है, हरकत होती है हाथों की, और हमारे पास पाँव की जो हमारे पास हरकत होती है। अब देखें हाथ यहाँ पर ये भी मूव कर रहा है और यहाँ पर भी मूव कर रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट जो है लिवर का है, और लिवर का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से उठाया, हमने फिजिक्स से उठाया, और अब हम क्या कर रहे हैं बायोलॉजी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं बायोफिजिक्स। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बायोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज माइक्रोस्कोप, एक्सरेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। अब जो हमारे पास जो हम हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप, जिसके ज़रिए हम छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको देखते हैं। जो एक्सरेज होता है आपके अंदर हड्डियों का, जो आपके एक्सरे निकाल देते हैं, ये तमाम चीज़ें हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। मगर ये किससे, इसमें असूल किस चीज़ के अप्लाई हुए हैं, फिज़िक्स के असूल माइक्रोस्कोप और एक्सरेज में अप्लाई हुए हैं। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा लिवर को समझने के लिए। तो यहाँ पर हम लिवर की एग्जाम्पल लेंगे। फर्ज करिए आपके पास ये एक बहुत बड़ा पत्थर है। अब इसको मूव करने के लिए, इसको यहाँ से इस तरफ ले आने के लिए, अब पुराने ज़माने में हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपके पास इतनी मशीनरी नहीं थी कि आप इस चीज़ को, इस पत्थर को उठा के दूसरी जगह रख सकें। तो पुराने ज़माने में क्या इस्तेमाल होता था, इसे आप इस तरह के एक बड़ी सी, ये रॉड कह सकते हैं, आप लकड़ी कह सकते हैं, आप इसको लोहे का टुकड़ा कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ इस तरह इस एंगल में रख देंगे और इसके नीचे यहाँ पर एक पत्थर कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम इस लिवर के, इस रॉड के ऊपर इस एंगल में अगर हम फोर्स लगाएं, जोर लगाएं, तो ये नीचे जाएगा और ये वाला हिस्सा जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये जो पत्थर है वो मूव करेगा, ठीक है। अब ये सबसे बेसिक और आसान कॉन्सेप्ट है, एग्जाम्पल है आपको लिवर समझाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है, इसको हटाने के लिए, मूव करने के लिए हम एक बड़ा सा रॉड ये रखेंगे, उसके नीचे एक पत्थर रखेंगे। ऐसे जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ, तो ये जो पत्थर है वो आगे चलना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो ये हमारे पास आसान सा कॉन्सेप्ट है लिवर का आपके दिमाग में। अब ये जो है हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल बन गया। अब इसी लिवर के एग्जाम्पल को, जो कि हम फिज़िक्स में इस्तेमाल करते हैं, फिज़िक्स की ईजाद है, हम इंसान बायोलॉजी में इंसान पर अप्लाई, इंसान को में समझाने के लिए इसी लिवर का एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे, ये जो हाथ की आपकी मूवमेंट है ये इसी लिवर पे, ठीक है, इसी लिवर के प्रिंसिपल असूलों पर काम कर रहा है। आपकी टांगों की जो मूवमेंट है, हरकत है, वो इसी लिवर के प्रिंसिपल असूलों पर काम कर रहा है। तो हमने फिज़िक्स की एग्जाम्पल इंसान में, जानदार में, बायोलॉजी में यहाँ पर इस्तेमाल करती है। अगर हम केमिस्ट्री को बायोलॉजी के साथ मिला दें तो हमारे पास एक नया ब्रांच बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम तमाम केमिकल्स पढ़ते हैं, केमिकल्स की रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसका बायोलॉजी में क्या काम है, देखें, इंसानी जिस्म में हमारे पास बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि हमारा खाना हजम होना, हमारा सांस लेना, और बहुत सारी चीज़ों में, इंसानी जान में या जानदारों में हमारे पास केमिकल्स का रिएक्शन का असर होता है। इसीलिए हम केमिस्ट्री को जब बायोलॉजी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, बायोकेमिस्ट्री। अब इसको आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। कहता है कि हमारे पास ऐसे स्टडी को, ऐसे मुताले को जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड्स और केमिकल प्रोसेसेस जितने भी जानदार हैं उनके अंदर होते हैं। जानदार से मुराद इंसान हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, ठीक है। तो तमाम जानदारों में अगर केमिकल प्रोसेसेस या कंपाउंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि कैसे होता है जानदारों के अंदर या इंसानों के अंदर केमिकल प्रोसेसेस। एग्जांपल हम लेंगे, in order to study the carbohydrates, protein and lipids in living organisms, there is a need of knowledge in chemistry.
कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स को समझने के लिए, जो कि तमाम जानदारों में होता है, उसको समझने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री की स्टडी या नॉलेज हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। अब लिपिड्स कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन या लिपिड्स। इंसान का मोटा होना या पतला होना, आपकी चर्बी लिपिड्स से चर्बी के साथ उनका ताल्लुक होता है। अब इंसान का मोटा होना या पतला होना केमिकल रिएक्शंस की वजह से इंसान होता है। तो ये हमने एग्जाम्पल्स लिए केमिस्ट्री का इंसान में या बायोलॉजी में क्या असर होता है और इसको हम क्यों मिलाकर पढ़ते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स को बायोलॉजी के साथ कंबाइन, एक साथ मिलकर पढ़ें, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स। ठीक है। अब बायोलॉजी में हमारे पास हमें मैथ का इस्तेमाल करना पड़ता है, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, काफ़ी लाजमी होते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि कहाँ कहाँ और क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन बायोलॉजी। अब बायो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के टूल्स, आलात, जो चीज़ें होती हैं, और टेक्निक्स, जो उनके टेक्निक्स होते हैं, असूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो मैथमेटिक्स। अब एग्जांपल लेंगे कि हम मैथमेटिक्स के कौन से टेक्निक्स और कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, टूल्स किसे कहते हैं। ये पेन एक टूल है, ये बोर्ड एक टूल है, ठीक है, मोबाइल एक टूल है। इस तरह ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या है, टूल्स हैं। तो अब हम मैथमेटिक्स के कौन से टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल में समझते हैं। टू मेक अ ग्राफ ऑफ डेटा ऑफ अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स विल बी अप्लाइड। अब देखें, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैथमेटिक्स को हम बायोलॉजी में कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें हम एक ग्राफ बना लेते हैं, किसी भी दवाई का हम ग्राफ बना लेते हैं कि इस इंसान को हमने आज 1 मिलीलीटर दवाई दी तो इसका रिजल्ट इतना आया। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है, ग्राफ है। अगर हमने उसका डोज कम कर दिया तो इसका हमारे पास रिजल्ट इतना है। अगर हमने उसका दवाई की मिकदार और ज़्यादा कर दी तो हमारे पास उसका रिजल्ट और अच्छा आएगा। इस तरह हम, ये जो है हमारे पास क्या है, ग्राफ है। अब ग्राफ जो होता है वो मैथमेटिक्स का हिस्सा होता है, उसका टूल है, उसका टेक्निक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपको इंजेक्शंस लगते हैं, कुछ इंजेक्शन 5 मिलीलीटर, 6 मिलीलीटर्स, 2 मिलीलीटर्स, 1 मिलीलीटर, ठीक है, वो आपको मिकदार में लगाई जाती हैं। वो जो मिलीलीटर्स आपको पता होता है कि आपको इतना लगाया जाता है, वो मैथमेटिक्स से हम इस्तेमाल करते हैं। सेम इसी तरह अगर आपने देखा होगा, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको यहाँ पर कुछ चिप्स लगाई जाती हैं और टीवी में, स्क्रीन में आपके पास यू लाइनें जा रही होती हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं, ये भी हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमें उनके दिल की धड़कन का बता रहा होता है। यहाँ पर भी हम मैथमेटिक्स का एक टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब मैथमेटिक्स को और बायोलॉजी को एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होता है, बायो मैथमेटिक्स आ जाता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स भी उनकी ली कि कहाँ कहाँ और कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगला हमारे पास क्या है, बायोग्राफी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़मीनी तनासुब से इंसान, जानवर और पौधे जो है वो तकसीम हैं। अब कैसे तकसीम हैं, कुछ हमारे पास गर्म इलाके आते हैं, कुछ हमारे पास ठंडे, और कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके आते हैं। अब गर्म इलाके के जानवर, इंसान और पौधे, दरख्त, प्लांट जो हैं वो हमारे पास एक किस्म के होते हैं। ठंडे इलाके के दरख्त, इंसान और जानवर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो इसी तरह ज़मीनी तनासुब से अगर हम बायोलॉजी को एक साथ मिक्स करें तो हमारे पास क्या बनता है, बायोग्राफी बनता है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोग्राफी। ईच ऑर्गेनिजम्स लिव्स इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन। अब कहता है कि साइंटिफिक, साइंसी तालीम, साइंटिफिक स्टडी, किसकी साइंटिफिक स्टडी, जियोग्राफिकल की। ज़मीनी तनासुब से जो हमारे पास जानदार तकसीम है, ठीक है, जानदार में इंसान, जानवर, पौधे, तमाम कीड़े मकोड़े तमाम आते हैं, वो तकसीम है, उसे हम क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। हर जानदार जो होता है वो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन में रहता है। एग्जाम्पल से हम इसको मुकम्मल समझ लेंगे। A camel successfully lives in a warm desert and a polar bear lives in a cold areas। अब कहता है, अब ऊंट जो होता है वो ऊंट अक्सर हमेशा हमारे पास वो गर्म इलाकों में पाया जाता है और गर्म इलाकों में वो अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर करता है। अगर आप ऊंट को ठंडे इलाके में ले जाए तो वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। सेम इसी तरह कहता है एक पोलर बियर, बर्फ़ानी रीछ जो होता है वो गर्म इलाके में नहीं रह सकता, बर्फ़ानी रीछ जो होता है वो ठंडे इलाकों में रहता
है, जहाँ पर बर्फ़ हो वहाँ पर रहता है। तो जानवर, इंसान, पौधे जो हैं वो ज़मीनी तनासब से तकसीम हैं, कुछ गर्म इलाकों में रहते हैं और कुछ ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। आप इसमें और एग्जाम्पल्स भी ऐड कर सकते हैं। इकोनॉमी को अगर बायोलॉजी के साथ मिक्स किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इकोनॉमी को हम आसान अल्फाज में समझेंगे, मुश्किल अल्फाज में नहीं समझेंगे। पाकिस्तान क्या है? एक गरीब मुल्क है, इसकी इकोनॉमी काफ़ी कमज़ोर है। अब अगला देखिए, अमेरिका एक अमीर मुल्क है, इसकी इकोनॉमी क्या है? आपके दिमाग में आया, इसकी इकोनॉमी हाई है क्योंकि वो एक अमीर मुल्क है। इकोनॉमी को अगर हम आसान अल्फाज में समझे, किसी भी मुल्क के पास पैसे और रिसोर्सेज जितने ज़्यादा हो उसकी इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। किसी भी मुल्क के पास अगर पैसे और रिसोर्सेज जितने कम हो उसकी इकोनॉमी उतनी कमज़ोर है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम मुकम्मल पढ़ ले तो हमें पूरा समझ आ जाएगा। क्या है हमारे पास? बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द लिविंग रिसोर्सेज यूजिंग इकोनॉमिक्स मॉडल। कहता है बायो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? लिविंग रिसोर्सेज की है। अगर हम उसमें इकोनॉमिक्स इस्तेमाल करें, इकोनॉमिक्स का मॉडल इस्तेमाल करें। क्लियर नहीं हुआ? आगे चलते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। बायो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू एस्टिमेट अबाउट द बेनिफिट्स और लॉसेस ऑफ बिजनेस रिलेटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब बायो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? बायो इकोनॉमिक्स आपको पहले ही बता देता है कि इस बिजनेस के, इस कारोबार के आपको नफा होगा या नुकसान होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो बायो इकोनॉमिक्स हमें पहले से ही बता देता है कि ये बिजनेस करने से पहले जब हम इकोनॉमिक्स उसमें मॉडल उसमें अप्लाई कर लेते हैं तो वो हमें बता देता है कि आप नुकसान करेंगे, प्रॉफिट करेंगे या लॉस करेंगे। ठीक है, अब कैसे बता देता है? एग्जाम्पल से हम समझेंगे। द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द पोल्ट्री बिजनेस कैन बी कैलकुलेटेड। अब कहता है जो आपका पोल्ट्री बिजनेस है, जो आपका मुर्गियों का, अंडों का बिजनेस है, इकोनॉमिक्स से हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि इस बिज़नेस में हमने इतनी मुर्गियाँ रखी हैं, 1000 मुर्गियाँ हैं हमारे पास, इतने में हमने ख़रीदी हैं। अब ये बिज़नेस हमें फ़ायदा देगा, ये नुकसान देगा, ये हमें पहले से बायो इकोनॉमिक्स से हमें पता चल जाता है। तो हमने 5 एग्जाम्पल्स लिए, मुख्तलिफ साइंसेस को हमने बायोलॉजी के साथ जोड़ा, वो हमारे पास एक नई नई ब्रांचेस बनती गई जो कि हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। हर एक को हमने हल्का सा टच दिया, एग्जाम्पल से भी समझा, हमने आसान अल्फाज में समझा। तो इस तरह हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारे पास कंप्लीट हुआ।